एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, आप यूट्यूब प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कब मौर्यन एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था? वो है आपका 322 बीसी से 185 बीसी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, सही है। दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे, सही है। तीसरा जो है, राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था, राइट। इस समय पहली बार सुगठित तौर पर मतलब सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया, सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होता है आपका 1, 2, 3 और 4, चारों स्टेटमेंट आपका सही है। तो आप आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौर्य काल में अधिकारी जमीन को नापता था और उनका जो काम और भी होता था वो नहरों का परीक्षण करना, जिससे होकर जो पानी छोटे छोटे नहरों में पहुंचाया जाता था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने का जो व्यवस्था का वर्णन मिलता है और महत्वपूर्ण सामाजिक विकास का परिचय भी था। मौर्य काल में ही दासों को कृषक कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता है। इस काल में कर निर्धारण को सुगठित प्रणाली का विकास भी किया गया है, काफ़ी मात्रा में है। तो करेक्ट आंसर है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक के द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपका, ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र के अनुकूल अवस्थित के कारण संभव था। दूसरा है, पाटलिपुत्र से जलमार्ग द्वारा राज कर्मचारी जो चारों ओर आ जा सकते थे, एकदम सही है। पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया, सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो केंद्रीय नियंत्रण जो है पाटलिपुत्र का जो अनुकूल अवस्थित के कारण संभव हुआ था और यहाँ से जलमार्ग के द्वारा कर्मचारी जो है चारों ओर घूम सकते थे, आ जा सकते थे। पूरे साम्राज्य में सड़क का जो जल बिछा हुआ था, तो सड़क मार्ग प्रणाली में पाटलिपुत्र में से एक जो राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक जाता था। मेगास्थनीज ने एक सड़क की चर्चा भी की है जो पश्चिम उत्तर भारत को पटना से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो वो आपका पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, ये एकदम गलत है। पत्थर का जो स्तंभ है वो राजस्थान में नहीं, वो वाराणसी के पास चुनार जगह है, वहाँ पे तैयार किया जाता था। बाकी आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका क्या कथन क्या है? लोहे का प्रचुर प्रयोग गंगा के मैदान में मिला है, एकदम मिला है। आहट मुद्राओं की उपलब्धता एकदम सही है। लेखन कला का प्रयोग, यानी ये तीनों आपका स्टेटमेंट जो है सही है। गंगा के जो मैदान जो नई भौतिकी संस्कृति के आधार पे थे, लोहे का प्रचुर प्रयोग भी हुआ, आहत मुद्राओं की बहुतता भी मिली, लेखन कला का भी प्रयोग हुआ और उत्तरी जो है काला पॉलिशदार मीड़ भार से प्रसिद्ध जो है मिट्टी के बर्तन भी बहुत सारे मिले। पक्की हुई ईंटें और छल्लेदार कुओं का भी प्रचलन था और सबसे उत्तर पूर्व में भारत में नगरों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो आप सभी जानते हैं कि मौर्य सम्राट कौन था? बृहद जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था और इसकी हत्या किसने की थी? बृहद की। वो पशुमित्र शुंग ने की थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना नींव रखी गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है आपका, इसमें से कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। पहला है, अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई, एकदम सही है। दूसरा है, मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, राइट।
प्रांतों में दमनकारी शासन था। तीनों स्टेटमेंट जो है आपका एकदम सही है। अशोक की जो धार्मिक नीति ब्राह्मणों के विरुद्ध थी, उसने पशु पक्षियों के वध को बंद करा दिया, कर्मकांडीय अनुष्ठान पर रोक लगा दी, जिसके परिणाम से जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनकी आय नहीं हो पाई, क्योंकि अगर पशु पक्षी बलि ही नहीं चढ़ाया जाएगा तो ब्राह्मण ठगेगा किसको। इसीलिए ब्राह्मणों की जो आय में कमी आ गई और ब्राह्मण से उसके प्रतिषेध की भावना भी जग गई। ब्राह्मण जो है के मन में अशोक के प्रति गुस्सा, नाराजगी ज़्यादा बढ़ गया। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के जो सामने विपत्ति यानी विपद संकट उत्पन्न हो गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष ही खाली हो गया। अब इतना भी दान नहीं दे देना चाहिए किसको कि अपना ही घर खाली हो जाए। अंतिम व्यवस्था में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाओं तक गलानी पड़ गई। और साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारक और ये भी था कि प्रांतों में दमनकारी शासन होने लगा था। अशोक के कलिंग अभिलेख में बताया गया है कि प्रांतों में अत्याचार बढ़ गया था, जो कि सबसे बड़ा चिंतन का कारण भी है। इसलिए तीनों आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। तो आपके 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से आप कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस काल में आहट रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, तो ये गलत है। अभी तो हमने पढ़ा कि आहट मुद्राओं का प्रचलन था। तो मौर्य शासन में मयूर, पर्वत और अद्र चांद मतलब ये इस टाइप का जो चांद है कि छापे वाले आहट राज मुद्राएं मान्यता थी, प्रचलन में थी। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत होता है। ये मुद्राएं जो है कर वसूली और अधिकारियों के वेतन भुगतान करने में सुविधा होती थी और अपनी शुद्ध समरूपता के कारण व्यापक क्षेत्र में बाजार की लेन देन में भी सुविधा थी, इसलिए ये चलन में थी। प्रांत में हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए अशोक ने उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पक्की ईंट का प्रयोग भी देखने को मिला। मानव जो मकान जो है ईंटों के भी बनते थे और लकड़ी के भी। मौर्य काल में ही आप देख सकते हैं पहला जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके जो महल थे वो आपके किसके थे, लकड़ी के बने हुए थे। फिर धीरे धीरे पक्की ईंट के भी देखने को मिले कुछ। प्रायद्वीपीय भारत में राज स्थापित करने का जो प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहन को बल्कि जो आपका चेलो पांड्यों को भी मौर्यों से भी मिलता है। तो स्टेटमेंट आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 2 कथन दिए हुए हैं। पहली बात तो आप बताइए चीन का दीवार बना कब। चीन का दीवार जो बना है 220 बीसी में। 220 बीसी में इसे बनाया किसने, राजा सिंह हुआंगती ने। राजा सिंह हुआंगती ने 220 ईस्वी में बनाया। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, चीन के राजा सी हुआंगती ने यूनानियों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया। नहीं, यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित की। सही है। तो चीन की जो दीवार का जो निर्माण जो है राजा सिंह हुआंगती ने ही कराया। कब कराया, 220 बीसी में। और वो यूनानियों के हमले के कारण नहीं, वो सीथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य को सुरक्षा करने के लिए चीन में दीवार का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला जो इसकी स्थापना 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मार के किया, धनानंद को। मौर्य शासकों को उल्लेख जैन, बौद्ध और पैरानोइक ग्रंथ तथा सांस्कृतिक वाड्यम में मिलता है। सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में है, वो भी सही है। अरमाइकी और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ कुछ अभिलेख में किया गया। ये गलत है। आपका एक स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 सही है। जो
मौर्य साम्राज्य से संबंधित अभिलेखों में से अरमाइकी और जो यूनानी है वो दक्षिण भारत से नहीं मिला है, जबकि वो पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम और उत्तर का जो हिस्सा है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख वहाँ से खरोष्टी की लिपि मिली है। और अफगानिस्तान से अरमाइकी यूनानी दोनों मिला हुआ है, तो दक्षिण भारत नहीं होगा, अफगानिस्तान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में इसमें से सम्मिलित है? तो मौर्य साम्राज्य में टोटल 5 केंद्रों का वर्णन किया गया है। तो 5 केंद्र कौन कौन थे? तो वो आपके हैं पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का राजधानी ही पाटलिपुत्र है। बाकी जो 4 हैं केंद्र वो प्रांतीय केंद्र, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी, ये टोटल 4 है। तो इसमें पाटलिपुत्र है, ठीक है, तक्षशिला ठीक है, उज्जैनी ठीक है, अंग और कौशल नहीं होगा, ये गलत है। तो ये तीनों ही सही है। इसके अलावा जो है आपका तौसली है और सुवर्णगिरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, सही है। दूसरा है सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, सोने का खदान है, तो ये गलत है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबे दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है, ये सही है। लेकिन जो आपका स्वर्णगिरी है वो आंध्र प्रदेश में नहीं, स्वर्णगिरी जो है आपका कर्नाटका वाला एरिया में सोने का खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 2 कथन है। पहला जो है आपका मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए समिति का उल्लेख किया, सही है। और दूसरा है अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा, तो ये दोनों कथन आपका सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है आपके। पहला है हेंगसांग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडर में बदल चुका था, सही है। जब हेंगसांग भारत आया था, हेंगसांग किसके शासनकाल में आया था? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो जब भारत आया था तो जो पाटलिपुत्र है वो खंडर में टूट फूट गया था, बदल गया था। मौर्य काल में फुहार समुद्र तट पर बसा नगर है, सही है। मौर्य काल में मथुरा व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है, सही है। तीनों आपका सही है। 7वीं सदी में जब हेंगसांग भारत आया उसने पाटलिपुत्र का वर्णन एक खंडर के रूप में किया था। मौर्य काल में प्राय सभी जो नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर हैं जो नदी मार्ग के किनारे हैं। वहीं उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसा था। फुआर समुद्र तट पर बसा हुआ था। मथुरा जो है मौर्य काल में व्यावसायिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है आपका संहिता मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष पदाधिकारी गलत है। ये जो होगा आपका समाहर्ता के लिए ये सही है। अशोक के विभिन्न सामाजिक समूहों तक धर्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किया गया था। स्टेटमेंट 2 जो है आपका सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है वे केवल प्राकृतिक भाषा, ये एकदम गलत है। वैसे भी देखा जाता है जहाँ पे केवल वनली सिर्फ का प्रयोग हो वो स्टेटमेंट ज़्यादातर मैक्सिमम गलत होता है, तो आपका एक गलत है। दूसरा जो है शिलालेख अशोक के घरेलू और विदेशी नीतियों पर प्रकाश डालता है, तो ये भी सही है, दूसरा सही है। तो अशोक जो है मौर्य राजवंश का तीसरा शासक था। पहला स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंबिसार, उसके बाद कौन आया? अशोक आया। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने
मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया? तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य काल में थे। मेगास्थनीज जो था एक यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में भेजा गया था। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थे, आप लोग जान रहे हैं। उन्होंने न केवल पाटलिपुत्र शहर की प्रशासन बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के ऊपर भी एक विवरण किया है। मेगास्थनीज का पूरा विवरण प्राप्त नहीं हो सका है, परंतु इसके जो उद्धरण बाद में कई यूनानी लेखकों की रचना में मिलता है। लेखकों द्वारा उद्धृत इन विवरणों को एकत्रित करके इंडिका नामक का किताब है, इंडिका, ठीक है, पुस्तक है जो प्रकाशित किया गया था। यह मौर्यकालीन प्रकाशन समाज अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया गया है? तो किसको बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को अधिक लाभकारी बताया, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की जो वस्तु मुक्ता थी, वो हीरा, सोना, शंख इत्यादि जो भी है वो इन्हीं मार्गों से आता था। इसलिए यह मार्ग जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, लाभदायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित युगों पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो क्या है? उन्द्र गुप्तकालीन सिंचाई कर था, ये सुमेलित नहीं है। उन्द्र जो था वो सिंचाई कर नहीं, वो भूमि कर था। क्या था? ये भूमि कर था। बाकी आपका सही है। हिरण्यक जो है मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था, सही है। फिर दिनार जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था, वो भी सही है। मासक जो है मौर्यकालीन तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहट मुद्राओं की बहुलता, उत्तरी काली पॉलिशदार मीठभार से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन की भरमार, पक्की ईंटों, घेरदार जो है कुओं का प्रचलन और पूर्वोत्तर भारत में नग का उदय आदि किस काल में गंगा के भौतिक संस्कृति के आधार पर है? तो किस काल का है ये सब सारे आप मौर्य काल से ही ना पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? तो वो आप जान रहे हैं सब, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य इतिहास के साहित्य स्रोत है? मौर्य इतिहास का साहित्य स्रोत किससे मिलता है? तो वो आपका अर्थशास्त्र से मिलता है, मनु चित्रम से मिलता है और इंडिका से मिलता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये जो है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य विष्णुगुप्त ने। यह राजनीतिक और शासन पर आधारित एक ग्रंथ है। यह मौर्यकालीन आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। अब अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक ना समझा जाए, इसलिए से पॉलिटिक्स पे, मौर्य काल के पॉलिटिशियन पे प्रकाश डालता है। वहीं मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखा, जो एक यूनानी राजदूत था जिसने सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो उसने न केवल मतलब पाटलिपुत्र का प्रकाश डाला, जबकि पूरे मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। और जो मुद्रा राक्षस है, इसके जो लेखक है वो विशाखदत्त हैं, ठीक है, इसके लेखक जो है विशाखदत्त हैं। और मनु चित्रम जो है इसके लेखक है अल-सनी पेदना। और ये किताब कब लिखा गया था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ये विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, विशेषकर जाति व्यवस्था के बारे में बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1, 2, ओहो सॉरी ये नहीं होगा, 1, 2 और 4 होगा, अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में संहिताता का पद क्या है? तो वो है आपका राजकोषीय और भंडार गृह का मुख्य रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका उसने आजीविक संप्रदाय का उत्पीड़न किया जो बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतिद्वंदी है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका ऋषभ देव के सम्मान में श्रवणबेलागोल जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे एक झील है, गोमेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किया गया है।
तो जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु जीन जो है, जैन जो है, जीन का मतलब होता है विजेता। जैन धर्म का मानना है कि पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य और पाप के जो अनुसार ही किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे या निम्न कुल में होता है, और जो गौमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण है वो ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली के सम्मान में के द्वारा करवाया गया था। और जैन धर्म का जो 12 वर्ष के अंतराल होने वाला उत्सव जो है महामस्तिष्क से श्रवणगोला के सम्मान ही आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के में प्रचलित संस्था और संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो आपका गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। संस्था जो है आपका वो वे गुप्तचर है, एक स्थान पर संस्थाओं को संगठित होकर कार्य करता है। वहीं पे जो संचार है वो ऐसे गुप्तचर हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये अनेक देशों में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर सूचना को एकत्र करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग है? तो कौन सी विशेषताएं? पहला जो है राज्य के साप्तांगों की चर्चा सही है। दूसरा है दीवान, फौजीदार और व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख सही है। तीसरा जो है युद्ध में विजय का उपाय। ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण। 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। इसके छठे अधिकरण में राज्य के सप्ताहों का है, सप्ताहों अथवा मतलब स्वामी, आत्म, जनपद, दुर्ग, बल, कोष, मित्र, स्वरूप आदि कार्यों का वर्णन मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्यकालीन स्तंभों की जो रचना एकल चट्टानों को काट कर नहीं बल्कि टुकड़ों में किया गया था, गलत है, एकदम गलत है। दूसरा है लोमस ऋषि की गुफा को अशोक द्वारा बौद्ध धार्मिक के लिए संरक्षित किया गया था, बिल्कुल गलत, दोनों गलत है। तो स्तंभ के जो ऊपरी हिस्से जो प्रमुख जैसे कि सांड, शेर आदि जो है इत्यादि सभी प्रमुख चित्र औजोनपूर्ण यानी किसी वर्गाकार या वृत्ताकार शीर्ष पर स्थित है। शेष अलंकृत पदों से सृजित किया गया। प्रमुख चित्रों के साथ कुछ जो मौजूदा स्तंभ है बसार, बखीरा, लौड़िया नंदन, रामपुर व सखिया सारनाथ में पाए जाते हैं। बिहार में गया के पास जो बराबर की पहाड़ियों में चट्टान को काट कर बनाई गई गुफा जो कि लोमस ऋषि गुफा के रूप में जाना जाता है। तो गुफा का जो मुखौटा प्रवेश द्वार के रूप में 4 अर्ध वृत्त के साथ सजाया गया है। चेटी आर्क पर ऊपर जो है शीर्ष वाला वहाँ पे हाथी की मूर्ति काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। तो मौर्य स्तंभ जो है एकल चट्टानों को काटकर बनाया गया है, इसलिए यह स्तंभ जो है निर्माणकर्ताओं की कुशलता को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका दोनों में से कोई नहीं, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो उज्जैनी इस साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र है, सही है। धम्म के संदेशों का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किया गया था, दोनों सही है। धम्म महामात्र अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था ताकि बुद्ध के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत की राजधानी तौसली थी, नहीं गलत, राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। दूसरा, एक प्रांत को चक्र कहा जाता है और यहाँ राजपाल का नामक अधिकारी द्वारा प्रकाशित होता है, ये सही है। नंद शासक घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य सरकार जो है मतलब मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीकृत नौकरशाही भी था, इसका केंद्र राजा होता था। मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों की इकाई में विभाजित किया गया था। अवंती राष्ट्र इसका पश्चिमी प्रांत, जो मौर्य साम्राज्य के जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसकी जो राजधानी थी अवंती थी और उज्जैन इसकी राजधानी थी। एक प्रांत को चक्र भी कहा जाता है और एक चक्र के प्रमुख को एक प्रांत है उसको चक्र कहा जाता है और जो उसका जो प्रमुख होता है वो राजकुपाल या फिर कुमार कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके 3 कथन दिए हुए हैं। सोपारा तथा ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है, गलत है। गरुड़ की छाप वाली आहट राजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं हैं, रॉन्ग, गलत। प्रणय एक प्रकार की व्यापार कर है, तीनों गलत है। मौर्य काल में पूर्वी तट पर जो ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भृक्षकच्छ और सोपारा अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ठीक है, मौर्यकालीन आहट मुद्राएं पर पर्वत, ये गरुड़ छाप वाली नहीं है, जो आहट का है वो पर्वत है, आपका मयूर है, और अर्ध चंद्र की छाप मिलती है, गयूर की नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर अपने ग्रुप में करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून।